Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th. As you know that today we have to take up the new chapter, that is work, energy and power. ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, वर्क के बारे में भी, एनर्जी के बारे में भी और पावर के बारे में भी। ठीक है, तो मैं आज आपको थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। So let me start with work. और एक बात याद रखना, work has two meanings. One is scientific meaning and the other is literal meaning. लिटरल मीनिंग में जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो वो जिसके साथ फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, राइटिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये सब वर्क है। ठीक है, लेकिन दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्क, बट साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग ऑफ वर्क। तो व्हाट इज साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क. Work is said to be done by a force if a body moves through a distance in the direction of the application of force. हम साइंस में तब बोलते हैं कि वर्क तब हो गया जब दो चीजें होती हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। यानी जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं फिर वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी एक जगह से वो हट जाएगा दूसरी जगह पे जाएगा हमारे फोर्स की वजह से, तब हम बोलते हैं कि फोर्स हो गया है। ये एक कंडीशन है। ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे किसी चीज पे वो खुद हट जाएगा, चीज तो खुद हट जाएगा, ऑब्जेक्ट तो खुद हट जाएगा अब एक जगह से दूसरी जगह पे, तो दैट टाइम यू हैव डन नो वर्क एट ऑल। ठीक है, द वर्क डन इज जीरो। नाउ इफ द बॉडी डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर आपने अब फोर्स लगाया है और जिस डायरेक्शन में आप उसको लेना चाहते थे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो अगर वो नहीं डिस्प्लेस हो गया, फोर्स तो आपने लगाया था, मान लीजिए भारी पत्थर था, आपने उस पर फोर्स लगाया, वो हटा नहीं अपनी जगह से, तो वर्क डन इज जीरो। अगर आपको वो पसीना भी आ जाएगा, ठीक है, अगर आप टायर्ड भी महसूस करोगे, थके हुए भी महसूस करोगे, तब भी वर्क नहीं होगा। तो वर्क तभी होता है दो इज इन द सेकंड केस द वर्क डन इज अगेन जीरो। सो वर्क इज डन if there are two things, one is the force and the other is displacement. If force is zero, if external force is zero, then there is no work done. And if there is external force applied on a body but the body does not move, then the force is again zero. ठीक है, now work done by a constant force and work done by a variable force. अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, यानी अगर आप दिन भर फोर्स लगाते हो किसी पत्थर पे उसको हटाने के लिए, आपके फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक वो सिर्फ 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन से वो ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। चाहे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जिस दिन जिस बार भी मैं देखूंगा कि आपका फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर आपने उसको हटाया एक जगह से दूसरी जगह लिया तो फिर देखें वो काम कितना हो गया। So work done by a constant force is defined as the product of the force F and the actual distance S moved by the body in the direction of the applied force. यानी तब हम बोलते हैं वर्क किसके बराबर होता है, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस कितनी निकाली बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह, मान लिया आपने इसको एक पॉइंट ए से हटाया पॉइंट बी तक ले लिया, ठीक है, वहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्टेंस 10 मीटर है तो आपके फोर्स मान लीजिए वो कांस्टेंट फोर्स था, वो 10 न्यूटन था, तो 10 इंटू 10 मीन्स 100 जूल आपका वर्क हो गया है। So work done by a constant force is equal to the product of the force and the distance moved by the body in the direction of the application of the force। यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी चलेगी तब हम बोलते हैं W is equal to F into S, और W is equal to Fs if the force is applied on the body at an angle theta with the horizontal and the body moves through a distance S along the horizontal direction as shown in fig। जो यहाँ पे फिग मैंने दिखाया है, यहाँ पे देखिए आपने, ये है आपकी डायरेक्शन का फोर्स। so your force is in this direction in the ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बॉडी चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने ये बनाया फिर। ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी रिजॉल्व दिस फोर्स एफ because it is neither in horizontal direction nor in vertical direction। ठीक है, so we have to resolve it into two rectangular components। so very
ठीक है। तो जब हम इसको रिजॉल्व कर दे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक देखना है हमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन में कितना, कौन सा कंपोनेंट है ये। तो ये था एफ, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये एफ है, इट इज नाइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो इट विल हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन इज along the vertical direction, that's fy, and the other is along the horizontal direction, that is fx। अब आप खुद देख सकते हो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में fx है, ठीक है। So work done will be horizontal component of force into horizontal direction, that is horizontal component is fx and horizontal displacement is s। और fx हमें पता है f cos थीटा के बराबर होता है और fy f sin थीटा के बराबर होता है, ये कंपोनेंट होता है, ठीक है। So w will be equal to f cos theta into s, or it will be equal to fs cos theta, so it will be f dot s because a dot b is equal to ab cos theta, similarly f dot s will be fs cos theta। So ये जो यहाँ पे fs cos theta है इसके बदले आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं f dot s, क्योंकि a dot b ab cos theta के बराबर होता है, similarly f dot s will be fs cos theta where f represents the displacement, ठीक है। Thus work done by a constant force is given by the dot product of force F and displacement S, ठीक है। work is done by W, oh sorry, work is denoted by W, the SI unit of work is joule and it is a scalar, its dimension formula is m1 l2 t minus 2, ये आप खुद निकाल सकते हो, आपको अगर आप खुद निकालना चाहोगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, तो आपको पहले एफ की डायमेंशन देखने, आपको पता है एफ एम मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए के बराबर होता है, फिर ए को आपको चेंज करना है, ए वेलोसिटी बाय टाइम के बराबर है, फिर वी को चेंज करना है एस बाय टी के बराबर, तो यानी जब तक नहीं ये एम एस और टी में आएगा, ठीक है। सिर्फ एस तो एस ही है, एस को एस के बदले हम एल लिख सकते हैं, इस एस के बदले हम एल लिख सकते हैं। अब एफ को हम एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, फिर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे वी बाई टी, सो ये बन जाएगा एम वी बाई टी, लास्ट में ये बन जाएगा वी को लिखेंगे एस बाई टी, तो ये बन जाएगा एम एस बाई टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम एस स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एम एस स्क्वायर बाई टी स्क्वायर याद रखना। तो फिर एम वन एस टू टी नीचे है ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू आएगा, तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, ये आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम जूल को डिफाइन करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नाउ व्हाट इज जूल, अगर फोर्स 1 न्यूटन होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा, जब आपने किसी पत्थर पे या किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आप देखते हैं कि आप उस एक फोर्स की वजह से उसको डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया। और जब थीटा जीरो होता है, थीटा कब जीरो होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देन डब्ल्यू विल बी 1 जूल, उस वक्त आप बोल सकते हो कि आपने 1 जूल काम किया, ठीक है। So work is said to be 1 joule if a force of 1 Newton moves the body actually through a distance of 1 meter in the direction of the force, यानी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, so that theta is 0। The CGS unit of force is erg, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ और जिस तरह से मीटर का CGS यूनिट है सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से जो न्यूटन का जो है डायन है, इसी तरह वर्क का जो CGS यूनिट है वो अर्ग है। और रिलेशन ये है कि जब 10⁻⁷ अर्ग जो है वो इक्वल होते हैं 1 जूल के बराबर, जिस तरह 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। So 10⁻² centimeter is equal to 1 meter. Similarly, 10⁻⁷ erg is equal to 1 joule. अब वर्क कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जो साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क है उस हिसाब से वर्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेट मी स्टार्ट विद पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, मैंने अभी बोला आपको वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें फिर फोर्स देखना है और डिस्प्लेसमेंट देखना है। So if theta is equal to 0, then W will be equal to Fs cos 0, cos 0 is 1, so W will be equal to Fs। तो यहाँ पे देखते हैं हम जो Fs है ये पॉजिटिव निकलेगा, फोर्स भी 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 न्यूटन है, तो 100 जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि Fs तभी नेगेटिव होगा जब F या S में से एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ये दोनों भी नेगेटिव होंगे तब भी पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये दोनों
पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव बन जाएगा, अगर एफ और एस में से एक नेगेटिव होगा तब भी नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं एफ भी पॉजिटिव है और एस भी पॉजिटिव है। वर्क डन इज पॉजिटिव इफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया जब थीटा 0 होगा तब वर्क पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी देन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0। यहाँ पे मैंने ये जो फिगर बनाया है यहाँ पे आप देखिए, ये बॉडी है जो जो यहाँ पे थी, मान लीजिए पॉइंट ए पे थी ये बॉडी, ठीक है। मैंने इसको छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने सिर्फ छोड़ दिया। अब बॉडी नीचे आ गई, नीचे तो ये तो इसका मान लीजिए ए से यहाँ पर बी तक पहुंच गई, बॉडी ए पे थी, मैंने छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ छोड़ दिया तो ये यहाँ बी तक पहुंच गई, ठीक है। अब बी तक इसको किसने, इस बॉडी को जो ए पे थी इसको बी तक किसने लाया, किसी फोर्स नहीं लाया हुआ खुद, क्योंकि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, वो बोलता है एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसको फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कोई फोर्स जरूर लगा होगा जिसने उसको ए से बी तक लाया होगा, वो फोर्स कौन है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है या सिंपली ग्रेविटी भी है, ठीक है। तो ग्रेविटी ने उसको ए से बी तक लाया। अब हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड से होता है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ होगा। किस फोर्स की, ये मेरा फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन ये है एफ जी में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो गया, ए से बी की तरफ हो गया या बी से ए की तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी इधर ही हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी नीचे ही है, ठीक है। तो एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो द एंगल बिटवीन द ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी एंड एस इज 0, देयरफॉर वर्क जो है जो थीटा है वो 0 है, तो W विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट मींस W विल बी इक्वल टू एफ एस, जब थीटा 0 होगा W एफ एस के बराबर होगा। So when F and S are in the same direction, ठीक है। So the work done by the gravitational force is positive। अब मैंने ग्रेविटेशन फोर्स यूज किया तो आप ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशन फोर्स का दूसरा नाम ग्रेविटी भी है। अब नेगेटिव वर्क कब होगा, अब when theta is equal to pi then W will be equal to Fs cos pi, W will be equal to minus Fs। अब cos pi का वैल्यू जो है वो -1 होता है, cos 0 का होता है 1, cos pi का होता है -1। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन इज नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू पाई। अब थीटा पाई कब होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, आपने फोर्स लगाया बॉडी को वो अपवर्ड्स की तरफ, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। मान लीजिए जो एफ है वो आपका फोर्स था, ये एफ था, ठीक है। लेकिन एफ जी जो है वो नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। एफ जी हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, एफ जी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे दो बंदे काम करते हैं, एक जो फोर्स मैंने लगाया है, ठीक है, मैंने पत्थर को फेंका या बॉडी को फेंका ऊपर की तरफ, तो मेरा जो मैंने जो उसको डिस्प्लेस किया वो ऊपर की तरफ हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज एस, ठीक है। अब दो बंदे काम कर रहे हैं, एक जो मैंने फोर्स लगाया है वो बॉडी को ऊपर की तरफ ले रहा है, दूसरा जो है ग्रेविटेशन फोर्स है वो बॉडी को ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रहा, वो उसको वापस ही लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एस जो है वो ऊपर की तरफ है, एफ जो है वो भी ऊपर की तरफ है, ये एफ, ठीक है। तो मेरा वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है। तो एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो एंगल विल बी पाई, ठीक है, बिटवीन एस एंड एफ जी। द एंगल विल बी पाई बिटवीन एस एंड एफ जी, एंगल विल बी 0 बिटवीन एस एंड एफ। एफ मेरा फोर्स है जिसने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका था, मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया था, और जो एफ जी है वो नीचे की तरफ है। सो एंगल बिटवीन एस एंड एफ जी इज पाई। So in that case, the work done by my force is positive and the work done by the force of gravity is negative, क्योंकि यहाँ पे एंगल पाई बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब जीरो वर्क भी हो सकता है, जीरो वर्क कब होगा, वो उसमें दो कंडीशन है, या तो एफ 0 होगा या तो फिर एस 0 होगा, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल पाई बाई 2, अब तीसरा कंडीशन भी है, अगर अब एफ भी है एस भी है लेकिन एंगल 90 बन गया, वो ये हो गया
मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, ठीक है, लेकिन पत्थर चला गया इधर, ठीक है, ये जो है यहाँ पे मैंने कुछ कोई फोर्स कोई काम ही नहीं किया, मैं ये एफ था, ठीक है, ये एस था, तो यहाँ पे एंगल जो है दैट इज 90. So if theta is equal to 90, then W is equal to Fs cos 90. That cos 90 जीरो के बराबर होता है, जब जीरो को Fs के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही बन जाएगा, so W will be equal to 0. So S is equal to 0. Then W is equal to F into 0 is equal to cos 0 or W is equal to 0. That is work done is 0. When we fail to move a heavy body, ठीक है, मतलब स्टोन था वो हैवी था, हमने धक्का मारा लेकिन वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, therefore work done by us is zero because displacement is zero, that case. दूसरी बात है when a कुली, दूसरी बात क्या है, when a कुली carrying some load on his head moves on a horizontal platform, then theta is equal to pi by 2, ठीक है, जो मैंने ये भी बताया, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, उस वहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स वो नीचे की तरफ है, दिस इज ग्रेविटेशन फोर्स है, और ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ है, लेकिन कुली उसको यहाँ से इस डायरेक्शन में ले रहा है लोड को, तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं वर्क इज जीरो बिकॉज cos पाई बाई 2 इज जीरो. तो दैट इज वाई जो भी लेड हमारे घरों में होते हैं, जो घरों से लेके कोई लोड अपने हेड पे दूसरी जगह पे ले जाते हैं, दे डू नॉट डू वर्क एनी वर्क एट ऑल एज पर एज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज कंसर्न, अगर उनको पसीना भी आएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट उनका होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो फोर्स होता है उनके हेड के ऊपर, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, तो एंगल 90 बन जाता है, तो वर्क डन भी जीरो होता है. इसलिए अगर आप कोई लोड अपने हेड पे ले जाओगे किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो साइंस में आप कोई काम नहीं करते हो क्योंकि एंगल 90 बन जाता है. नाउ और अदर टॉपिक इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. ये तो कांस्टेंट फोर्स की बात है. अब वेरिएबल फोर्स अगर होगा, यानी आप काम कर रहे हो, पत्थर को फोर्स लगा, पहले आपने 10 न्यूटन लगाया, फिर 11 न्यूटन लगाया, फिर 12 न्यूटन लगाया, आप हटा रहे हो, कभी आपका फोर्स इंक्रीज होता है, आप थक गया तो 10 न्यूटन से 5 न्यूटन हो जाता है, कुछ खाते हो तो आपका फोर्स बढ़ जाता है, सो ये कभी 10 से 5, 5 से 15, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स. यानी अगर आप पत्थर को हटा रहे हो, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हटा रहे हो, तो इसको आपने कभी ज्यादा फोर्स लगाया, कभी कम फोर्स लगाया, ठीक है, so that time you do a work but that work is done by a variable force. Suppose that a variable force F acts on a body and displaces it along a fixed direction from A to B as shown in figure. यहाँ पे आप फिगर में देखोगे, तो यहाँ पे जो आपने F लगाया है फोर्स, ठीक है, दिस F इट इज नॉट कांस्टेंट फोर्स. पहले केस में ये कांस्टेंट था, 10 न्यूटन था, दिन भर 10 न्यूटन ही रहा, लेकिन आज अब क्या हो रहा है, कभी ये 10 है, कभी 11 न्यूटन है, कभी 12 न्यूटन, इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, ठीक है, आप खींच रहे हो इसको, कभी ज्यादा फोर्स लगाए तो कभी कम लगाए, तो आपको इसको लेना है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, सो एफ है सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन तो सेम ही है फ्रॉम ए टू बी, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ए टू बी है, बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, यानी कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी 10 न्यूटन, कभी 11 न्यूटन, कभी 12 न्यूटन, ठीक है, कभी 4 न्यूटन, कभी 7 न्यूटन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, यानी चेंज होता है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल मैग्नीट्यूड. नाउ ड्रा ए ग्राफ. अगर आप खुद लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, अब खुद बनाओगे एफ और एस के, ठीक है, आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मान लीजिए 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर आपका फोर्स बढ़ गया, आपने 15 न्यूटन लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया डिस्प्लेसमेंट, 15 मिनट, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 12, 5 प्लस 7, ठीक है, इसी तरह से फिर आपने और फोर्स बढ़ाया अपना, तो 20 न्यूटन लगाया, मान लीजिए इसका 10 हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको जब आप ग्राफ डालोगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, जो यहाँ पे मैंने बनाया है बिटवीन एफ एंड एस, ये एफ है और ये एस है,
एस को आप एक्स डायरेक्शन में ले लेना और एफ को वाई डायरेक्शन में ले लेना। जब आप ग्राफ डालोगे तो ग्राफ विल बी एज शोन इन द फिल। नाउ डिवाइड द एंटायर डिस्प्लेसमेंट एस, जो डिस्प्लेसमेंट एस था, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एस है। You have to divide it into a large number of infinitesimal decimals such as PQ। मैंने एक लिया यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एक एलिमेंट लिया इसका पी क्यू। ऐसे ऐसे आपको इसको छोटे छोटे बहुत सारे बनाने हैं। हर का नाम मैंने रखा है डी एक्स या पी क्यू रख लेना आप, ठीक है। तो ये आप इसको लार्ज एलिमेंट्स बना सकते। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये एस था, अब इसको मैंने डिवाइड किया है इनटू लार्ज नंबर ऑफ ये छोटी छोटी, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बनाए हैं और हर डिस्प्लेसमेंट का मैंने नाम रखा है डी एक्स, डी क्यू इज इक्वल डी एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। Along this displacement during the, let us suppose that during the displacement dx the force remains constant। मान लीजिए यहाँ से जो छोटा मैंने बनाया यहाँ से यहाँ तक अब वहां तक फोर्स कांस्टेंट रहा है। बाद में मैंने जो यहाँ पे देखिए ये 10 न्यूटन था, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ फोर्स 10 न्यूटन था, फिर यहाँ से यहाँ तक फोर्स 11 न्यूटन होगा, लेकिन मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। इस एलिमेंट के दौरान फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन होगा, हर एलिमेंट में फोर्स 10 न्यूटन ही होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, मान लीजिए यहाँ से इस dx को जहाँ मान इस दौरान जो वर्क हो गया वो dw, सारा वर्क नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी हमने उसको बहुत दूर लेना है, तो ये dw हो गया इसमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेने में by displacing it through a distance dx, let the amount of work done is dw। so dw will be equal to, जो फार्मूला है f into displacement force into displacement, ठीक है। फोर्स तो f है और डिस्प्लेसमेंट dx है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो है ये फोर्स है, ठीक है, एफ है, और ये डी एक्स है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है। सो इट विल बी एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, जो यहाँ पे जिसको मैंने शेड किया है, ये जो इसका एरिया होगा, ये दैट विल बी वर्क डन। आपको सिर्फ एरिया निकालना है ग्राफ से, जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा। अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है या सम करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है या फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से यहाँ से लेके इस ए से लेके इस बी तक, ठीक है। या यहाँ ग्राफ में भी देखोगे इस ए से लेके बी तक जो वर्क डन होगा, दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ठीक है। सो दैट विल बी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ डी एक्स। इसको मैंने इस यहाँ पे जो डी डब्ल्यू था ये, इट वाज डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स, ठीक है। एफ इंटू डी एक्स इज एफ डी एक्स, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू का क्या होता है, ये यहाँ पे डी डब्ल्यू था, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, ठीक है। तो डी और इंटीग्रल विल कैंसिल, वी विल गेट डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के अंदर नहीं रहता है, वो इंटीग्रल के बाहर ही आता है। तो एफ मैंने कांस्टेंट रखा, सो एफ बाहर आ गया, तो ए टू बी डी एक्स, ठीक है। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ, जिस तरह डी डब्ल्यू का क्या था, अब x का क्या आएगा, इंटीग्रल और d कैंसिल हो जाएगा, तो x रह जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन इसके लिमिट से नीचे ये a यहाँ पे लिखना में, ठीक है, यहाँ पे आप ये a लिखना, ठीक है, a टू b विद लिमिट a टू b। तो फिर पहले अपर लिमिट देते हैं हम, इट विल बी इक्वल टू f x b माइनस x a, ठीक है। w विल बी इक्वल टू f x b माइनस x a, वेयर x इज इक्वल, अगर ग्राफ से देखोगे आपको वहां पे आप खुद देख सकते हो, मैं भी दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ग्राफ है एक्स ए, ये देखिए दिस इज एक्स ए से यहाँ से ए तक जो डिस्टेंस है दैट इज ओ ए, ठीक है। सो एक्स ए इज इक्वल टू ओ ए, ग्राफ से देखना, ठीक है। एक्स बी इज इक्वल टू ओ बी एंड एफ इज इक्वल टू ए डी, ये भी ग्राफ से आपको देखना है। एफ जो है वो ए से डी तक है, ठीक है। सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एक्स, अब एफ के बदले मैंने ए डी लिखा है यहाँ पे, इस एफ के बदले,
ठीक है। इसी तरह अंदर जो है एक्स बी है तो उसके बदले मैंने ओ बी लिखा है, और फिर एक्स ए के बदले ओ ए लिखा है। अब खुद देखो ग्राफ से, ओ बी माइनस ओ ए विल बी इक्वल टू ए बी। जब ओ बी से हम क्या काटेंगे, ए ओ ए काटेंगे, जब ओ बी डिस्टेंस से हम ओ ए डिस्टेंस काटेंगे तो हमारे पे ए बी डिस्टेंस बच जाएगी। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू ए डी इंटू ए बी, सो इट विल बी अगेन लेंथ इंटू ब्रेडथ, सो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, लेंथ किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ किसके बराबर होता है, एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। Hence, work done by a variable force is numerically equal to the area under the force curve and the displacement axis. ठीक है, so this was all about today's topic. Inshallah, tomorrow we will discuss new topic starting with power, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये अपने नोट्स लिखना, ये नोट्स मैं मेहनत से भी बनाता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन पे, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, तो आपको सहूलियत हो जाए समझने में और पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।